नमस्कार मित्रों। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यह आपका रामबाण नोट्स आप लोग जो देख रहे हैं, यह हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का नोट्स है और इसमें बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए और बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए तैयारी के लिए यह बहुत ही बढ़िया बेहतरीन नोट्स हमारे द्वारा तैयार किया गया है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री में आपका एक टॉपिक है कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से इसमें कंप्लीट किया गया है। यह आप नोट्स देख सकते हैं। यह बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए यह सब सारा नोट्स है। और इसमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का इतना बढ़िया बेहतरीन नोट्स है कि अगर एक प्रश्न भी अगर आ गया सिंधु घाटी सभ्यता का तो इसी नोट्स से आएगा। और 11 प्रश्न भी आए तो इसी से आएगा, 2 प्रश्न भी आया तो इसी से आएगा, 10 प्रश्न भी आया तो इसी से आएगा। इतना बढ़िया बेहतरीन नोट्स, जबरदस्त नोट्स है। और यह बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का है। तो देखिए जो भी हमारा लेक्चर्स वीडियो होता है ना, जो भी हमारा पीपीटी नोट्स होता है, पावर पॉइंट नोट्स होता है, इसी हैंडरिटन नोट्स होता है। ठीक है, तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे वह सारा नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। तो यह जो क्लास है आज की, यह बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए है और यह तीसरा लेक्चर्स वीडियो है। ठीक है, तो जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए और बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, यह कंबाइंड बैच है और इसकी जो फीस है वह केवल 1499 रुपया है। सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपया इसकी फीस रखी गई है। तो जो लोग संपर्क करना चाहें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, दे सकते हैं 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इसमें सुविधाएं आप लोग को कई सारी मिलेंगी। 2500 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मिलेगी सारगर्भित व्याख्या के साथ। पूरी एनसीईआरटी आपका कंप्लीट कराऊंगा। बीपीएससी पीजीटी के लिए 9 to 12 की एनसीईआरटी मस्ट है, लेकिन हम आपको कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की भी एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि परीक्षा तो आपका अगस्त में होने वाला है ना। तब तक तो रगड़ देंगे बढ़िया से। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आप परीक्षा हाल में करिश्मा करेंगे। आप प्रदर्शन जो होगा आपका बेहतरीन होगा। वन लाइनर सीरीज भी दूंगा आपको और साथ ही साथ लेक्चर्स वीडियो दूंगा विद नोट्स के साथ। ठीक है, तो जो भी लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। डिस्क्रिप्शन में भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी शो हो रहा है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। और 1499 रुपए की फीस है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह सारा नोट्स आप लोग को दिखाया हूँ। तो आइए बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर वीडियो पे आते हैं। और यह तीसरे लेक्चर वीडियो पे आते हैं, अच्छे तरीके से आते हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, दरअसल क्या होता है कि पीपीटी बनाने में, पावर पॉइंट बनाने में थोड़ा समय बहुत ज्यादा जाया हो जाता है। ठीक है, समय बहुत ज्यादा लगता है। तो यह मैंने सोचा क्यों ना इसी नोट्स को ही मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से स्कैन कर दूं और यह नोट्स आप लोगों को दे दूं। ठीक है, तो यह आज का जो वीडियो है तीसरा लेक्चर वीडियो है, पूरी तरह से तीसरा लेक्चर वीडियो है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में आयात निर्यात होता था। आयात किस चीज का होता था और निर्यात किस चीज का होता था, इस पर फोकस करना है आपको। आयात किस चीज का होता था मैं आपको बता दूं। सिंधु घाटी सभ्यता में 2 चीजों का बेहतरीन निर्यात होता था। 2 चीजों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता पूरे विश्व में फेमस थी और आज भी है। और उसी से आकर्षित होकर सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब उससे भारत की जो सभ्यता थी ना, भारत का जो मिट्टी है ना, यह सूती वस्त्र का उत्पादन करता है। अब आप कहेंगे मिट्टी कहाँ सूती वस्त्र का उत्पादन करता है? दरअसल इस मिट्टी में सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। यहाँ पर सूती वस्त्र की फैक्ट्री बहुत पहले से रही है। और सूती वस्त्र किससे बनता है? सूती वस्त्र बनता है कपास से। कपास का जो रेशा होता है ना, उसी से सूती वस्त्र बनता है। आपको पता है कि बहुत अभी तो आप जो कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सूती वस्त्र के कपड़े पहनते हैं, वो कपास से बनता है। ठीक है, अभी आपको पता है जूट से भी वस्त्र बनते हैं। जूट से भी वस्त्र बनते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी, जूट का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ भारत में होता है। सिर्फ और सिर्फ भारत में होता है। भारत को एकाधिकार प्राप्त है जूट के उत्पादन में। और बांग्लादेश को है, तो बांग्लादेश को हम भारत ही मानकर चल रहे हैं भाई। बांग्लादेश को हम भारत ही मानकर कह रहे हैं कि भारत में, मतलब पश्चिम बंगाल में होता है, बिहार में होता है और बांग्लादेश में होता है। तो मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप में होता है, भारत में होता है। ठीक है, तो यह बात आप जान लीजिए, सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन भारत में ही होता है और भारत को एकाधिकार प्राप्त है जूट के उत्पादन में। तो इसी तरह से भारत में जूट का, कपास का उत्पादन बहुत पहले से होता रहा है। अरे यार, मेहरगढ़ जो क्षेत्र है ना, वो कपास के लिए इतना ज्यादा प्रसिद्ध था कि सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया के लोग क्या कहते थे? सिंडन कहते थे, सिंधु कहते थे। और सिंधु प्रदेश में, सिंधु सभ्यता में जिस चीज का उत्पादन होता था, कपास का उत्पादन होता था, उसको मेसोपोटामिया के लोग कहते थे सिंडन। मतलब सिंधु देश से आने वाला जो चीज है सिंडन है। तो कपास को सिंडन कहा जाता था। मेसोपोटामिया के लोग कपास को सिंडन कहते थे। तो यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में किस चीज का निर्यात होता था, मतलब विदेशों में किस चीज की सप्लाई होती थी सिंधु घाटी सभ्यता से, तो वह है सूती वस्त्र।
सूती वस्त्र की सप्लाई होती थी भैया, सूती वस्त्र की सप्लाई होती थी, सूती वस्त्र का निर्यात होता था, सूती वस्त्र का निर्यात होता था और दूसरा हाथी दांत का निर्यात होता था। दो चीजों का निर्यात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, करते ही करते थे। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए मैंने निर्यात तो हमने बता दिया, दो चीजों का निर्यात होता था। आयात किन चीजों का होता था, ठीक है, कौन कौन सी चीजें सिंधु घाटी सभ्यता में मंगाई जाती थी। देखिए चांदी, चांदी का निर्यात होता था और टीन का निर्यात होता था। चांदी और टीन दोनों जो वस्तुएं हैं, जो दो धातुएं हैं, इसका निर्यात कहां से होता था, अफगानिस्तान से होता था, ईरान से होता था। बहुत सारे हमारे मित्र जो हमसे कोर्स लिए हैं बहुत ज्यादा परेशान है, भैया कहाँ हैं आप, तो कोर्स ही नहीं चला रहे हैं, आप तो भाई मैं तो फालतू में जुड़ गया। अरे आप फालतू में नहीं जुड़े हैं, मैं गारंटी लेकर बोल रहा हूँ, यहाँ पर सिग्नेचर भी मैं आपका अपना कर दे रहा हूँ। ध्यान में रखिएगा, अगर आप जुड़े हैं तो बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री निकालेंगे ही निकालेंगे। अगर आप ईमानदारी के साथ हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे मटेरियल को फॉलो किए, तो बिल्कुल बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री निकलेगा, डंके की चोट पर निकलेगा। ध्यान रखिएगा। और मैं तो यही कहूंगा बाकी लोग भी जुड़े, ठीक है। तो देखिए चांदी का निर्यात, देखिए चांदी और टीन, इन दो धातुओं का जो आयात होता था, आयात का मतलब क्या होता है, आयात मतलब बाहर से मंगाया जाता था, ठीक है। चांदी को भी मंगाया जाता था और टीन को भी मंगाया जाता था। चांदी को कहां से मंगाया जाता था, अफगानिस्तान से और ईरान से, और टीन को भी अफगानिस्तान से और ईरान से मंगाया जाता था। तांबा को भी मंगाया जाता था, और तांबा को कहां से मंगाया जाता था, राजस्थान से मंगाया जाता था। अब आप कहेंगे भाई राजस्थान तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही था, तो बिल्कुल था, मतलब उस हिसाब से देखा जाए मतलब कहां से मंगाया जाता था। तो देखिए तांबा को मंगाया जाता था राजस्थान से, और राजस्थान में कहां से मंगाया जाता था, खेतड़ी की खान से। राजस्थान में खेतड़ी की खान से तांबा मंगाया जाता था, ठीक है। आज भी खेतड़ी की खान में तांबा का उत्पादन होता है, और आप जानकर हैरान रहेंगे, हैरान क्या होंगे, सच्चाई है। भूगोल के छात्र विशेष रूप से जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन करने वाला राज्य आपका राजस्थान है, राजस्थान है, ठीक है। तो तांबा कहां से मंगाया जाता था, राजस्थान के खेतड़ी की खान से तांबा मंगाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि पद्धति कैसी थी भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषक थे, लेकिन वह व्यापारी भी थे, और सब कृषि की अपेक्षा वह व्यापार पर ज्यादा महत्व देते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो कृषि होती थी वह वाणिज्यिक कृषि होती थी। वाणिज्यिक कृषि मतलब व्यापार की नजरिए से कृषि करना, सिर्फ खाने के लिए और खिलाने के लिए कृषि नहीं होती थी, वाणिज्यिक कृषि होती थी, मतलब व्यापार के नजरिए से कृषि करते थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि भी होता था और व्यापार भी होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था, 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था, मतलब 9 प्रकार के फसलों की पैदावार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। वह 9 प्रकार, यह ध्यान में रखिएगा, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, सीधे प्रश्न आता है परीक्षा में, सीधे प्रश्न आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कितने प्रकार के फसलों का ज्ञान था, ऐसे ही आ जाता है यार, ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। तो 9 प्रकार के फसलों का ज्ञान था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, यह ध्यान रखिएगा। वह 9 फसल कौन कौन से हैं, देखिए। अब देखिए यहां से भी प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किन किन फसलों का ज्ञान था, गेहूं, जौ, धान, फिर मटर, तिल, सरसों, ऐसे करके आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 9 प्रकार के फसलों का ज्ञान था। वो 9 प्रकार की फसल कौन से हैं, गेहूं है, जौ है, धान है, तिल है, सरसों है। बताइए, कपास है, कपास तो रहेगा ही, और साथ ही साथ आपका खजूर भी है, और राई भी है, और खजूर भी है, खरबूज है, राई है, खजूर है। कितने फसल हुए, 9 प्रकार की फसल हो गए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, कपास का सबसे ज्यादा पैदावार जो होता था ना, वो मेहरगढ़ से ही होता था। कपास का सबसे ज्यादा पैदावार, कपास का जो पैदावार होता था मेहरगढ़ से होता था। और सिंधु घाटी सभ्यता ही नहीं, विश्व की जितनी भी सभ्यताएं, विश्व के इतिहास पर गौर करिए, विश्व के कृषि इतिहास पर भी गौर करिए, तो कपास की जन्मभूमि भारत है, और भारत में भी मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ है, ठीक है। यहाँ पर कपास की सबसे पुराना प्रमाण मिला है, ठीक है। अब मैं धान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, धान के साक्ष्य मिले हैं लोथल और रंगपुर से। ये लोथल और रंगपुर कहाँ है भैया, दोनों जो जगह है ना, ये गुजरात में ही है, गुजरात में ही है जो लोथल और रंगपुर, यहाँ से धान के अवशेष मिले हैं। अब आप कहेंगे धान क्या बचा था क्या, मतलब 2500 साल पहले, 2500 नहीं, हमको लग रहा है हाँ 4-5 हजार वर्ष पहले क्या धान बचा हुआ था, तो उसके प्रमाण मिल गए। मैं कहूंगा धान नहीं बचा हुआ था, चावल नहीं बचा हुआ था,
धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। धान की भूसी बची हुई थी, जली हुई भूसी बची हुई थी, सड़ी हुई भूसी बची हुई थी धान की। इसी से अंदाजा लग गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोग जो थे धान से परिचित थे। तो धान की भूसी का साक्ष्य कहां से मिला है, तो वह लोथल से मिला हुआ है और रंगपुर से मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं घोल कर पिला दूंगा आप लोग को, यह बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ध्यान में बिल्कुल रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ऐसे जानवर थे, कुछ ऐसे पशु थे जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे, ठीक है, परिचित थे, और उसके अवशेष भी मिले हुए हैं, ठीक है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे, गाय, बैल, ठीक है, गाय से परिचित थे, बैल से, भैंस से, भेड़ से, बकरी से, हाथी, कुत्ता, घोड़ा। कुछ ऐसे ऐसे विद्वान लोग हैं कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल से तो परिचित थे, सांड से परिचित थे, बैल था, सांड था, गाय नहीं थी। अरे अब बैल सांड कहां से आए, गाय नहीं थी तो, ठीक है। अब ऐसी बातें लोग करते हैं। अरे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब क्वेश्चन लोग करवाते हैं, सॉल्व करवाते हैं, या फिर कहीं लेक्चर्स देते हैं, तो उसमें कहते हैं नहीं नहीं, मतलब कि सांड से परिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, गाय से परिचित नहीं थे, गाय नहीं थी उस समय। हद है, क्या कहा जाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन जानवरों से परिचित थे, मतलब मुद्राओं में इसका उल्लेख है, मृदभांडों पर उल्लेख है, मृदभांडों पर चित्र बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का साक्ष्य कहां से मिला है, घोड़े का साक्ष्य, क्योंकि बहुत बार यह सुनने में आया, पढ़ने में आया, आज भी प्रश्न आ जाता है परीक्षा में। कई सारी प्रतिष्ठित पब्लिकेशन की पुस्तकें होती है, उसमें लिखा रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे, तो कई सारे ऑप्शन रहते हैं, उसमें घोड़े का जो ऑप्शन रहता है वही सही मान लिया जाता है कि घोड़े से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो दरअसल यह पुराना प्रमाण है, पुरानी पुस्तकों में पुराना जो रिसर्च था उसी आधार पर पुरानी पुस्तकें पब्लिश हुई हैं। अब शिक्षार्थी क्या करते हैं, प्रतियोगी छात्र क्या करते हैं, यही पुरानी चीजों को रटते हैं, वही पुरानी चीजों को समझ लेते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। मतलब अस्थि पंजर का मतलब क्या हुआ यार, मतलब अस्थि पंजर मतलब हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। कहां, घोड़े की अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं, कहां से मिला है, सुरकोटदा से मिला है। सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं, मतलब घोड़े की हड्डी मिल रही है, इसका मतलब घोड़ा भी था, घोड़े से भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। तो उस घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य कहां से मिले हैं, सुरकोटदा से मिले हैं। सुरकोटदा कहां है भैया, सुरकोटदा जो है गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। गुजरात की किस जिले में है, तो कच्छ जिले में है, ध्यान में रखिएगा। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में है, जहां से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। और भी साक्ष्य मिला है घोड़े का, एक साक्ष्य नहीं मिला, कई सारे साक्ष्य मिले हैं। राणा गुंडई, राणा गुंडई से क्या मिला है, यह सिंधु नदी के आसपास है राणा गुंडई, ठीक है। तो राणा गुंडई से क्या मिला है, घोड़े का दांत मिला है। राणा गुंडई से घोड़े का दांत मिला है, घोड़े का दांत मिला है, इसका मतलब घोड़ा भी रहा होगा। मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है, लड़काना जिला में है। तो यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति, मतलब मिट्टी का खिलौना मिला है, घोड़े का मिट्टी का खिलौना मिला है, इसका मतलब घोड़े से लोग परिचित थे। तो यह 3 साक्ष्य मिले हैं जिससे अनुमान लगाया गया कि घोड़े से भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र उद्योग कैसा था भाई, कपड़ा लोग पहनते थे, सूती भी पहनते थे, ऊनी भी पहनते थे। सूती और ऊनी कपड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहना करते थे। तो और वस्त्र उद्योग भी था भाई, कपास की खेती होती थी, कपास पैदा होता था, तो वस्त्र उद्योग बिल्कुल फला फूला था। तो मोहनजोदड़ो वस्त्र उद्योग के साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं, मोहनजोदड़ो में लाल रंग का कपड़ा मिला है, इसमें चांदी की फूलदान की ढक्कन पर, चांदी की फूलदान, फूलदान का मतलब जानते हैं, फूलदान मतलब गुलदस्ता यार। फूलदान का मतलब मेरे हिसाब से, मैं अगर गलत हूं तो आप सुधार भी सकते हैं कमेंट में, फूलदान का मतलब मेरे हिसाब से गुलदस्ता है। तो चांदी का फूलदान, उसके ढक्कन पर लाल रंग का कपड़ा मिला हुआ, लाल रंग का कपड़ा मिला। और यह जो लाल रंग का कपड़ा है ना, यह आपका क्या है, सूती कपड़ा है, सूती कपड़ा है, लाल रंग का सूती कपड़ा है। मोहनजोदड़ो में लाल रंग का कपड़ा मिला है चांदी की फूलदान के ढक्कन पर, ठीक है। यह पहला साक्ष्य आपका हो गया। दूसरा साक्ष्य क्या हुआ है, कालीबंगा में मिट्टी की बर्तन पर सूती कपड़े का छाप मिला है। कालीबंगा में मिट्टी की बर्तन पर सूती कपड़े का छाप मिला है। मिट्टी की बर्तन है, मृदभांड है, मतलब गगरी है,
ठीक है, उस पर सूती कपड़े का छाप मिला है। तो दो चीजें मिली हुई हैं जिससे अनुमान लगाया गया कि वस्त्र उद्योग अच्छे खासा मात्रा में चल रहा था। अब देखिए अभी और साक्ष्य मिले हैं। तीसरा साक्ष्य क्या मिला है? ये तो दूसरा साक्ष्य हो गया। ये पहला साक्ष्य हो गया कि मोहनजोदड़ो में लाल रंग का कपड़ा चांदी की कुंदन के ढक्कन में मिला है। कालीबंगा में मिट्टी की बर्तन मिली है जिस पर सूती कपड़े का छाप है। ये दूसरा साक्ष्य हो गया। तीसरा साक्ष्य क्या है कि मोहनजोदड़ो में पुरोहित की पत्थर की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो में पुरोहित की पत्थर की मूर्ति मिली है और वह जो पुरोहित है ना, वह तिब्बतीय अलंकरण में है। तिब्बतीय अलंकरण में मतलब वह एक शाल ओढ़ा हुआ है जिस पर एक डिजाइन बनी हुई है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में पुरोहित की पत्थर की मूर्ति मिली है और तिब्बतीय अलंकरण के साथ मिली है। मतलब तिब्बतीय अलंकरण में शाल ओढ़ी हुई है, चादर ओढ़ा हुआ है। तो यह तीसरा आपका साक्ष्य हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 3 साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो यह अनुमान लगाया गया कि वस्त्र उद्योग उस समय था, फल फूल रहा था। ठीक है, अब देखिए कुंभकारी कैसे होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। क्या कुंभकारी भी था? भाई मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, मृदभांड मिल रहे हैं, मिट्टी का खिलौना मिल रहा है, इसका मतलब चाक का प्रयोग होता था। कुम्हार लोग थे और कुंभकारी भी होती थी। मतलब मिट्टी के खिलौने, मिट्टी की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के गगरी, मिट्टी की कड़ाही आदि बनाई जाती थी। तो मोहनजोदड़ो में चाक का प्रयोग होता था। चाक चाक का प्रयोग मतलब लिखने वाला चाक नहीं, जो कुम्हार वाला चाक होता है जिसे कुम्हार नचाकर मिट्टी का बर्तन बनाता है। ठीक है, वह उस चाक की बात कर रहा हूं। तो मोहनजोदड़ो में चाक का प्रयोग होता था और उसी चाक के प्रयोग के द्वारा मिट्टी के बर्तन आदि बनाए जाते थे। ठीक है, तो चाक का प्रयोग होता था और भट्टा का प्रमाण मिला है। तो चाक का प्रयोग और भट्टे के प्रमाण के साथ मिला। भट्टा क्या होता था भाई? भाई आज नहीं होता, ईंट भट्टा होता है। मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए, ईंटों को पकाने के लिए भट्टा भट्टा होता है। भट्टा आप भी कुम्हार के वहां जाएंगे तो आप कुम्हार का भट्टा देख लीजिएगा। भाई कुम्हार कच्ची मिट्टी, मतलब मिट्टी से जो बर्तन बनाता है कच्चा रहता है ना, फिर उसे उसे क्या करना पड़ता है, उसे उसके बाद उसको अपनी भट्टी में क्या करता है, उसे जलाता है, पकाता है। ठीक है, जो चिमनी होती है आप देखते हैं कि पहले कच्ची ईंट पाथी जाती है मजदूरों के द्वारा, श्रमिकों के द्वारा, और फिर उसको पकाया जाता है चिमनी में, खूब गर्म ताप पर पकाया जाता है। तब क्या होता है, पक्की ईंट तैयार होती है। वैसे ही मिट्टी के बर्तनों को, ईंटों को पक्का करने के लिए उसे तपाया जाता है भट्टों में। तो भट्टे का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता मिला है और चाक के प्रयोग का भी प्रमाण मिला है। ठीक है, अब अगला देख लीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में मापन पद्धति कैसी थी। मापन कैसे होता था? मापन मतलब किसी भी वस्तु को भाई मापेंगे तब ना पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कोई तेल है, कोई दूध है, कोई पानी है, वह लीटर से मापा जाता है। ठीक है, कोई जो ठोस वस्तु है उसे किलोग्राम से माप लिया जाता है, 100 ग्राम से मापा जाता है। तो सिंधु घाटी, या फिर दूरी है तो फुट से माप ली जाती है, मीटर से माप ली जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, यह मापन का तरीका होता है। मापन का तरीका होता है, चाहे द्रव मापिए, चाहे ठोस वस्तु मापिए, चाहे द्रव वस्तु मापिए, चाहे दूरी मापिए, चाहे लंबाई मापिए, चाहे ऊंचाई मापिए, चाहे चौड़ाई मापिए, यह क्या है, मापन का तरीका होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मापन के लिए, देखिए मापन के लिए फुट का प्रयोग होता था। अब आप समझ लीजिए यह इतनी बड़ी बात है कि उस समय में आज से 4000-5000 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, उस समय फुट चलता था भाई, फुट चलता था, फुट का प्रयोग किया जाता था, क्यूबिक का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यह प्रणाली प्रचलन में थी, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूं। ठीक है, और बाट जो प्रणाली थी, बाट प्रणाली जो थी वह द्विभाजक प्रणाली और दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो यह अपने आप में गर्व की बात है कि इतने वर्ष पहले, 5 से 6000 वर्ष पहले, 2300 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, उस समय में दशमलव प्रणाली पर आधारित मापन पद्धति थी। फुट और क्यूबिक प्रणाली से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में औजार भी थे भाई। औजार तो हर सभ्यता में लगी। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, वो बहुत ही शांति प्रिय लोग थे भाई, बहुत शांति प्रिय लोग थे। वह कृषि करते थे, व्यापार करते थे, बहुत लड़ाई भिड़ाई से बहुत दूरी बनाकर रखते थे। और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली, क्योंकि वहां पर संघर्ष की स्थिति बहुत कम थी। ठीक है, तो लेकिन तब भी भाई औजार तो रहेगा। ठीक है, औजार तो रहेगा ही, इतना भी शांति प्रिय समाज हो। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में किन किन वस्तुओं
कौन कौन से औजारों के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कौन कौन से औजारों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। कुल्हाड़ी से परिचित थे, कुल्हाड़ी से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, आरा के साक्ष्य मिले हैं, छुरी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, और बर्छा के साक्ष्य मिले हैं। कुल्हाड़ी, आरा, छुरी, आरा 2 बार हो गया है, फिर बर्छा, मतलब इन सारे औजारों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे, इसका प्रयोग करते थे बकायदे, ठीक है। अब हम मूर्तियों के बारे में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति कला कैसी थी। भाई मूर्तियों के साक्ष्य बहुत जगह मिले हैं, कहीं पुरोहित के पत्थर की मूर्ति मिली है, कहीं देवता की पत्थर की मूर्ति मिली है, कहीं मिट्टी की मूर्ति मिली है, कहीं पशु व पक्षियों की मूर्ति मिली हुई है, ठीक है, कहीं पशुपति नाथ की मूर्ति मिली हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति कला थी और धातुओं की मूर्तियां भी बनाई जाती थी, पत्थर की मूर्तियां भी बनाई जाती थी, मिट्टी की मूर्तियां भी बनाई जाती थी, ठीक है। अब धातु की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे बनती थी। धातु की मूर्ति, धातु की जो मूर्ति बनती थी यह लुप्त मोम तकनीक से बनती थी। एकदम एनसीईआरटी का फैक्ट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लुप्त मोम तकनीक से धातु की मूर्तियां बनती थी। मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझने का भी प्रयास करिएगा। लुप्त मोम तकनीक से धातु की मूर्ति बनती थी, बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बनती थी। लुप्त मोम तकनीक का मतलब यह है, जैसे सपोज दैट आपका मूर्ति बनाना है, धातु का मूर्ति बनाना है, तो उसके लिए क्या किया जाता था, एक मोम, ठीक है, मोम का पुतला बनाया जाता था, सेम टू सेम मोम का पुतला बनाया जाता था, ठीक है। और मोम के पुतले, ठीक है, और मोम के पुतले पर ही धातु की परत बहुत ही बारीकी तरह से उस पर चढ़ाई जाती थी, जैसे भी चढ़ाई जाती हो, ठीक है, उस पर चढ़ाई जाती थी। फिर धीरे धीरे क्या होता था, मोम पिघल जाता था और धातु की जो परत थी वह अपने आप अपनी जगह पर बनी रहती थी। इस तरह से धातु की मूर्ति तैयार होती थी। इसे ही लुप्त मोम तकनीक कहते हैं, मतलब मोम के सहारे धातु की मूर्तियां बनती थी, यह बात आप जान लें, ठीक है। तो धातु की मूर्तियों को कैसे बनाया जाता था, लुप्त मोम तकनीक से बनाया जाता था। धीरे धीरे मोम क्या हो जाती थी, लुप्त हो जाती थी, जब गरम गरम धातु पड़ता था उस पर, ठीक है। तो धातु की मूर्तियां कैसे बनती हैं, तो वह लुप्त मोम तकनीक से बनती थी और यह एनसीईआरटी का फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। मानव की मूर्तियां, अब देखिए मानव की मूर्ति या देवताओं की मूर्ति कैसे बनती थी, तो मानव की मूर्ति और देवताओं की मूर्ति जो होती थी पत्थर की होती थी, पत्थर की होती थी। मानव की मूर्ति भी और देवताओं की मूर्ति भी पत्थर की हुआ करती थी, ठीक है। और यह क्या होती थी, यह ठोस होती थी, ठोस होती थी, ठीक है, यह ठोस होती थी। पशु पक्षियों की मूर्तियां कैसी होती थी, पशु पक्षियों की जो मूर्तियां होती थी वह मिट्टी की बनाई जाती थी, मिट्टी की बनाई जाती थी। अरे पशु पक्षी है भाई, मिट्टी बना दो भाई, छोड़ो छोड़ो, क्या मतलब। और देवताओं की मूर्ति जो है वो पत्थर की बना दो, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और पशु पक्षियों की जो मूर्तियां होती थी वह खोखली होती थी। मानव की जो मूर्ति थी ठोस होती थी, उसमें खोखलापन नहीं था, ठीक है। लेकिन पशु पक्षियों की मूर्तियां जो थी वह खोखली थी। भाई पक्षी उक्षी होते हैं खोखले, और मतलब खोखले रहते हैं अंदर से, इसीलिए आकाश में आराम से उड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसी यही विचार से समझ लीजिए, ऐसे विचार बना लीजिए मन में कि पशु पक्षियों की जो मूर्तियां होती थी खोखली होती थी, मिट्टी की बनती थी, और मानव की मूर्तियां ठोस होती थी, पत्थर की बनती थी। धातु की मूर्तियों को लुप्त मोम तकनीक से बनाया जाता था। एक फैक्ट मैं आप लोग को बता दूं, यहां पर समझाया हूं सिंधु नदी को। सिंधु नदी क्या है, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नगर है और सिंधु नदी के किनारे चेंबूर है। परीक्षा में बार बार आता है यार कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है, इतना तो आप बता लेंगे भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बता देंगे। चंद्रोड़ किस नदी के किनारे है, तो चलो भाई सिंधु नदी के किनारे है। लेकिन अब परीक्षा में प्रश्न इस तरह से आ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो जो है वह किस तट पर है, सिंधु के किस तट पे है, दाएं तट पर है या बाएं तट पर है। चंद्रोड़ किस तट पर है, सिंधु नदी के दाएं तट पर है या बाएं तट पर है। तो यहाँ पर मैं ऐसे बना दिया हूं, जैसे मान लीजिए यह आपका सिंधु नदी क्या है, बह रही है सिंधु नदी, ठीक है। और सिंधु नदी के दाहिने तट पर, सिंधु नदी के दाहिने तट पर आपका, दाएं तट पर क्या है, मोहनजोदड़ो, और सिंधु नदी के बाएं तट पर जो है आपका तो क्या है, चंद्रोड़, ठीक है। ऐसे करके यहां बताने का प्रयास किया, ठीक है। सर्वाधिक मुद्रा, अब देखिए मुद्राओं पर जो सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्राएं भी चलती थी, मुहर भी चलता था, मुद्रा और मुहर चलता था सिंधु घाटी सभ्यता में। मुद्राओं में सबसे ज्यादा अंकन किस पशु का है, एकदम सीधे प्रश्न आते हैं। तो मुद्राओं में सबसे ज्यादा जो अंकन है वह एक श्रृंगी पशु का है, एक श्रृंगी पशु का अंकन सबसे ज्यादा है। एक श्रृंगी पशु का मतलब
एक ऐसा पशु, जैसे मान लीजिए यह आपका, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यह आपका पशु है, एक 4 पैर वाला पशु है, ठीक है, और इस पशु का एक ही सिंह है। एक श्रृंगी पशु का अंकन सबसे ज्यादा बार कहाँ मिला है? मुद्राओं में मिला है। मतलब प्रश्न ऐसे आता है कि मुद्राओं में सबसे ज्यादा अंकन किस पशु का है? हाथी का है, घोड़ा का है, एक श्रृंगी पशु का है, बैल का है, ऐसे आ जाएगा। तो मुद्राओं में सबसे ज्यादा अंकन किसका है? एक श्रृंगी पशु का है। मुद्राओं की बात कर रहा हूं। और मोहरों में सबसे ज्यादा अंकन किसका है? तो पशुपति शिव का अंकन सबसे ज्यादा बार है मोहरों पर। मतलब मोहर पर अंकन सबसे ज्यादा किसका है? पशुपति शिव का है। और मुद्राओं में सबसे ज्यादा अंकन किसका है? एक श्रृंगी पशु का है। एक श्रृंगी पशु का मतलब वह पशु जिसका एक ही सिंह हो, एक ही सिंह हो, ठीक है। अंतिम फैक्ट ध्यान में रखिएगा और उसके बाद इस सीरीज को समाप्त कर देंगे। यह तीसरा लेक्चर वीडियो था आप लोग का। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे इस सीरीज को आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लें, ठीक है। 1499 की कंप्लीट सीरीज है और इसमें बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स दूंगा, हैंड रिटेन नोट्स भी दूंगा और वन लाइनर सीरीज भी दूंगा, टेस्ट सीरीज भी दूंगा, एनसीईआरटी का पूरा नोट्स, पूरा पीपीटी नोट्स दूंगा, हैंड रिटेन नोट्स भी आप लोगों को दूंगा। और बिहार स्टेट पेपर 2 अगर आप नहीं कंप्लीट किए हैं तो उसकी भी क्लासें मिलेंगी, उसका भी मटेरियल मिलेगा और बीपीएससी पीजीटी का भी मिलेगा। 1499 की सीरीज है आप लोगों की। अंतिम फैक्ट देख लीजिएगा और यह इंपॉर्टेंट भी है, इसे आप बिल्कुल मत भूलिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे लोकप्रिय खेल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे लोकप्रिय खेल क्या था? तो शतरंज था। शतरंज सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल था। आज भी पूछता है परीक्षाओं में कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा खेल कौन सा खेला जाता था? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा लोकप्रियता किस खेल की थी, ठीक है। उसमें कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो शतरंज जानिए। और शतरंज मतलब उस समय में शतरंज की जो जननी है, शतरंज जो खेल की जननी है, यह भारत ही है। मतलब भारत से ही शतरंज खेल खेला गया था। शतरंज का मतलब क्या? चौसर। शतरंज का मतलब क्या? चेस, ठीक है, जो खेलते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे लोकप्रिय खेल शतरंज था। मतलब शतरंज की जो जननी है, जन्मभूमि है, वह हमारा देश भारत है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। तो इसे मत भूलिएगा, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। बिहार स्टेट पेपर 2 लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग जाइए, देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमारी सीरीज को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। और देख लीजिए कि आपको क्या क्या, ये जो चीजें मैं लिखा हूं इससे ज्यादा आपको मिलेगा। 2500 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मिलेगी सारगर्भित व्याख्या के साथ। ये मैं पीजीटी का बता रहा हूँ। एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 पीपीटी नोट्स मिलेगा, यह भी पीजीटी का बता रहा हूँ। वन लाइनर सीरीज पीडीएफ मिलेगा, यह भी आपका एनसीईआरटी का है, यह भी आपका पीजीटी का ही बता रहा हूँ। लेटेस्ट वीडियो मिलेगा, नोट्स मिलेगा, यह भी आपको बता रहा हूँ। यह पीजीटी का कोर्स है जो आप लोग को मिलेगा। और इतना ही नहीं, मतलब बीपीएससी पीजीटी के लिए है। और उसके अलावा आप लोग को यह आपका, जैसे यह जो सीरीज मैं आप लोग को दिया हूँ, ये आपका बिहार स्टेट के लिए भी है और पीजीटी के लिए भी है, ठीक है। और पूरा बिहार स्टेट पेपर 2 के लिए भी मैं उसके लिए भी कम से कम 1.5 से 2,000 टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा और नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो केवल 1499 रुपए की सीरीज है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग।